क्या आपने किसी इंजीनियर को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते देखा है? आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद कहेंगे हाँ शायद मैं किसी को जानता हूँ जिसने कि बीटेक के बाद सीए कोर्स को जो है कंप्लीट किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया बन गई। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने कि अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को कंप्लीट किया है? असंभव! तो आप में से काफ़ी लोग कहेंगे शायद हमें नहीं पता और ऐसा कोई हो भी नहीं सकता कि बीटेक फुल टाइम करने के साथ साथ किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा कोर्स को पिक करा और उसे भी कंप्लीट कर लिया। इट साउंड्स रियली इम्पॉसिबल। अब मैं इसमें से थोड़ा सा तड़का और लगाने वाला हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति का मैं इंटरव्यू लेकर आया हूँ उन्होंने अपनी बीटेक के साथ सीए तो करी है, बट साथ में आपको ये जानकर ताजुब होगा कि उन्होंने विद्या मंदिर से अपनी कोचिंग करी थी 11th-12th में साइंस स्ट्रीम में आईआईटी और एआई ट्रिपल ई की प्रिपरेशन के लिए। और उन्होंने एआई ट्रिपल ई में आर्किटेक्चरल वाला जो सेक्शन होता है उसमें दिल्ली में रैंक 1 स्कोर करी थी। और यही नहीं, उनका एडमिशन आईआईटी, एनएसआईटी और ऐसे जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उसमें से एनएसआईटी में उनका बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ और उन्होंने उसको पूरा भी किया और उसके साथ में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को भी पूरा कर लिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और ये जानकर तो आपको और भी शौक लगेगा कि उन्होंने सीपीटी की पढ़ाई सिर्फ 15 दिन करी थी, सीए इंटरमीडिएट की दोनों ग्रुप की पढ़ाई सिर्फ 2 महीने करी थी और सीए फाइनल की पढ़ाई भी बिना कोचिंग के एक एक ग्रुप कर कर बहुत ही मिनिमम टाइम में पूरी करी थी। तो अगर आप इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो बस जुड़े रहें चैनल के साथ और देखें इसको पूरा एंड तक और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो लोग सीए कर रहे हैं और हवा बनाकर बैठे हैं कि यार सीए तो बहुत मुश्किल होता है। अगर इतना मुश्किल होता है तो हम उसको आसान बना देंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस आपको बहुत काम आएंगे अपने सीए की जर्नी में। चलिए देखते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सक्षम अग्रवाल का। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। हमारे बीच हैं सक्षम अग्रवाल। और आपने जनरली ये नहीं सुना होगा कि कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड में होते हुए और साइड बाय साइड अपनी इंजीनियरिंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाए। सो इट्स अ वेरी यूनिक एग्जांपल which Saksham Agarwal has set for those who wish to pursue chartered accountancy even after their engineering। बट ऐसा करने की जरूरत क्या थी और क्यों आपने ऐसा किया, और ये सारी चीजें आज के इंटरव्यू में हम जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। वेलकम सक्षम, हाउ आर यू? मैं एकदम अच्छा हूँ योगेश। होपफुली आप भी और आपके सारे व्यूअर्स भी अच्छे होंगे एंड मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सक्षम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और अभी सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहने वाला है कि आपने साइंस बैकग्राउंड में होकर, और इवन मैं एक चीज डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ, सक्षम हैज स्कोर्ड रैंक 1 इन दिल्ली इन एआई ट्रिपल ई, राइट? तो उसके बाद उन्होंने सीए क्यों करा जबकि आपने एनएसआईटी इतने अच्छे कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर रहे थे? तो वो पूरा मैकेनिज्म बताइए जब आप 12th में थे और उसके बाद ये कैसे हुआ? जी, तो बेसिकली माय फादर ही इज अ 6th and 8th रैंक होल्डर इन सीए हिमसेल्फ एंड बाकी मेरी मदर भी सीए हैं। बट ओवरऑल मेरे को स्टार्टिंग से था कि यार आईआईटी जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे वगैरह वगैरह। एंड तो 11th and 12th में बहुत ही लगकर अपने एंड से बहुत ही लगकर पढ़ाई वगैरह करी अच्छे से एंड वगैरह वगैरह। तो 11th and 12th में तुम फॉर एन इंजीनियरिंग तुम काफी वॉल्यूम में मेहनत करते हो, लेकिन फिर उसके बाद तो मेरा अच्छा रैंक वगैरह वगैरह था। मेरा एआई ट्रिपल ई में जो आर्किटेक्चर वाला होता है उसके अंदर रैंक 1 था। ओवरऑल भी 340 वगैरह था जो इंजीनियरिंग पोर्शन में। बाकी ऑल इंडिया रैंक 3700 वगैरह था। तो ओवरऑल रैंक वगैरह बहुत अच्छे थे। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज एनएसआईटी से कंप्यूटर साइंस, दैट इज व्हाट आई गॉट। एंड बट कॉलेज जाने के बाद ना ऑनेस्टली स्पीकिंग पढ़ाई वहां नहीं होती। मतलब इनफैक्ट वहां क्या किसी भी कॉलेज में आई थिंक, मतलब आई एम सॉरी मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा, बट माय एक्सपीरियंस वाज कि हाँ आपको कंटिन्यूअसली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले हमें आदत थी 11th and 12th में कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं घिस रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। वैसी कंटिन्यूअस पढ़ाई ओरिएंटेड मेहनत की आपको शायद जरूरत नहीं थी। प्लस आई वाज इन दी हॉस्टल ऑल्सो, तो हॉस्टल में रह के तुम्हारा और भी टाइम बच जाता है। अदरवाइज तुम्हारा 1 घंटा आना 1 घंटा जाना ये सब भी कुछ नहीं था मेरे उसमें। अब दिन में थोड़ी कम सी क्लासेस हो रही हैं, सारे दिन और कुछ करने को है नहीं वगैरह वगैरह। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार शुरू में ना काफी फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार कहाँ जा रहा है मेरा टाइम। मतलब ये सारी चीजें मैं एक दिन में भी कर सकता था, तो व्हाई इज देयर अ होल वीक फॉर दिस। मतलब वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग था।
तो फिर घर घर पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस वगैरह किया। देन उसके बाद ये आइडिया है कि चलो यार कोई कोई नहीं, सीए भी पैरेलली स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सीए के साथ अच्छी चीज ये है कि भाई आप, इट इज नॉट अ क्लासरूम कोर्स, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक डेडिकेटेड टाइम वगैरह 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 चाहिए। तो मैंने अगस्त 2010 में आई हैड जॉइंड एनएसआईटी, एंड उसके बाद मैंने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए फिर सीपीटी फिल कर दिया था। सीपीटी के लिए पहले तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। एक एंड सेम, जो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड सेम खत्म हुए थे 2-3 दिसंबर को, एंड आई रिमेम्बर 19 दिसंबर को रिजल्ट को एग्जाम था। तो उतने टाइम के लिए पढ़ा था, एंड आई हैड अ गुड स्कोर, आई हैड अ 174 आउट ऑफ यहाँ पर 200। यहाँ मैं रोकना चाहता हूँ आपको। ये जब आपने जब कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या प्रिपरेशन करा? क्योंकि आपको तो कॉमर्स का कुछ नहीं पता होगा उस टाइम तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए मैथ्स तो बिल्कुल टिप्स पे ही था, मतलब मैथ्स में तो आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल। बाकी जैसे अकाउंट्स वगैरह है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर खुद 6th और 8th रैंकर रहे हैं, तो उनको भी ना बहुत, मतलब उनको उनको बहुत शौक है, एंड ही थिंक्स कि कॉमर्स में तो यार कुछ पढ़ने को है ही नहीं, इट इज ऑल वेरी वेरी लॉजिकल। तो उन्होंने ऐसे बताया कि सक्षम देख ये है, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे समझ। एंड उनकी एक लाइन थी शुरू शुरू में, वो बहुत इस्तेमाल करते थे कि तुम इसको पढ़ाई की तरह मत देखो, तुम बनिए हो, तुम बनिए के रूप में ही देखो इसको, तो उस हिसाब से तुम सोचो, तो सब बहुत लॉजिकली तुम्हारे अंदर बैठेगा। एंड समहाउ स्टार्टिंग से इसको वैसे ही देखा, आई डिडंट लुक एट इट एज इफ ये पढ़ाई है। देखिए योगेश जी, मैं आपको एंड जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सबसे ये चीज कहना चाहूंगा कि यार तुम पढ़ाई को ना हवा बनाया हुआ है। तुम इसको ये मत देखो कि पढ़ाई है, ये सवाल है, तुम इसको सिचुएशन की तरफ विजुलाइज करो। और कॉमर्स बिल्कुल पानी की ही तरह है। तो लॉ होता है, अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स मेरे को इनफैक्ट सबसे कम आता था शायद, क्योंकि 11th-12th में भी मेरे पास पीसीएम और कंप्यूटर साइंस था, तो इको कभी था नहीं। इको पढ़ने में शायद थोड़ा सा लगा था टाइम, बट बाकी थैंकफुली काफी स्मूथली सेल आउट हुआ था। बट मेरे पास तो इतने सारे आते हैं जो इंजीनियरिंग के हैं और उन्हें अकाउंटेंसी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं इतना डिफिकल्ट है। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं योगेश जी, मतलब मैं किसी को, आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग योगेश जी मत बोलो भाई, एनीबॉडी। हम दोनों सेम ही बैच के हैं। 12th मैंने भी हाँ 2010 में किया था। मैं सक्षम अच्छा बोलूंगा, आप ओके, योगेश बोलो। ठीक है, ठीक है योगेश, थैंक यू। तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब अगर कोई बंदा वो मैंने तो 11th-12th में तो अगेन आई हैड साइंस, तो आई हैव नॉट सीन द बुक, बट आई थिंक कोई बुक कीपिंग ऐसी कोई मोटी सी किताब से पढ़ते हैं 11th-12th हाँ हाँ वगैरह हाँ, में। टीएस ग्रेवाल होती है वो। यार हाँ जी, टीएस ग्रेवाल करके आती है एक मोटी डबल एंट्री ओके, बुक की। हाँ। हाँ डबल एंट्री बुकिंग। यार वैसी किताब को मेरे को भी पकड़ा देता ना, तो शायद मैं भी हाथ ही जोड़ जोड़ लेता कि यार ये सब पढ़ने में तो मेरे को भी लगेगा समय। मेरे पास मेरे फादर की, मेरी मदर की गाइडेंस थी, जिन्होंने कि मेरे को प्रॉब्ली टू द पॉइंट रिस्पेक्ट, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अच्छे से बताया। एंड प्रॉबेबली बाकी एक थोड़ा सा एक लॉजिकल एक्यूमेंट था, बिकॉज एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू वांट टू अप्लाई थिंग्स, मतलब तुम सिर्फ सुनना नहीं चाहते, तुम उसे अप्लाई वगैरह भी करना चाहते हो। तो शायद एक वो गाइडेंस का बहुत बड़ा हाथ था। एंड ये गाइडेंस के बारे में मैं और थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि, या चलो ठीक है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह, चलो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, कभी और डिस्कस नहीं, करेंगे उसको। बट बता अदर दीजिए। स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो प्री रिकॉर्डेड लेते हैं और वो जानना चाहते तो हैं प्री कि हाँ। रिकॉर्डेड, देखिए मेरे को प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मतलब इनफैक्ट मैंने खुद ने कोई कोचिंग नहीं करी थी कभी। मतलब मेरे को इंटर लेवल तक मेरे फादर ने गाइड किया था, फाइनल वाला मैंने मोस्टली खुद से और बाकी थोड़ी थोड़ी मम्मी और पापा से मदद लेकर करा। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपकी बुक्स एज ए स्टूडेंट आपकी बेस्ट फ्रेंड है। एज अ स्टूडेंट आपकी बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप मोटिवेटेड इनफ हैं और अगर आप ध्यान से पढ़ने में विश्वास, अगर आप अपने अपने अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आपकी बुक्स से बेटर दोस्त आपके पास नहीं है। फिर आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, करेक्ट जी। अगर आप उतना अच्छे से नहीं आप ग्रास्प कर पा रहे, बट आप डेडिकेटेड बहुत हैं, तो आपके लिए प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उससे आपको चीजें पता चल जाती हैं। आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा, एग्जैक्टली अग्रीड। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, अगर आप उतने ड्रिवन नहीं है, अगर आप 1.5 साल 2 साल 1 साल तक अपने आप को रोज बेड से उठा के रोज 14-15 घंटे देने की क्षमता खुद से नहीं रखते, आई एम वेरी सॉरी,
बट फिर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी, करेक्ट। क्योंकि वो चलाना तो आपके ऊपर है ना सर, वो आपको चलानी है, वो आपको देखनी है। तो इस चक्कर में जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस का जो कंसेप्ट आजकल चल रहा है ना, वो मेरे ख्याल से वो उतना अच्छा एज अ प्रोडक्ट नहीं है। वो सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा टाइम बचेगा, मेरे को तो अफोर्डेबल क्लासेस मिल जाए, मैं खुद कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब देखिए, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन तब भी मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद सिंसियर हैं अच्छे से, तो आपके लिए प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज जैसे आपका टाइम बचेगा और आप खुद ड्रिवन है तो आप अच्छे से कर लेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर वो खुद की मोटिवेशन थोड़ी सी कम है, अगर आप खुद से देखें कि यार मैं खुद से पढ़ने जब बैठता हूं ना, तो मैं दिन के सिर्फ 3-4 घंटे निकाल पाता हूं, तो दोस्त यहाँ पे तुम्हारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस या बुक्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपकी बुक्स का ही एक्सटेंशन है। बुक भी तो पढ़ी थी बेटा, तू पढ़ाई कर लेता अच्छे से। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, तुम उनसे अच्छे से कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में तुम्हें कोई ना कोई डंडा करने वाला, कोई ना कोई पुश करने वाला इंसान चाहिए, जो कि शायद आज के दिन सीए कोचिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। ऐसा मेरे को पर्सनली मैं भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आई रिसेंटली स्टार्टेड अ लाइव बैच ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, और उसमें मैंने क्या किया है कि जो लाइव अटेंड करेगा ना, उसकी फीस तो बस 1000 रुपीज है। मतलब कि आप आओ लाइव अटेंड करो, बट जो रिकॉर्डेड देखेगा उन्हीं वीडियोस को, उसकी फीस मैंने ज्यादा करी हुई है। तो जो स्टूडेंट सिंसियर है, अफोर्डेबल में आएगा, तो उसको भी फायदा है। और मेरे को तो लेक्चर वैसे भी रिकॉर्ड करने ही थे, करेक्ट, मैं तो लाइव में रिकॉर्ड कर लूंगा। 4-5 सालों से मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि आप स्टूडेंट को पढ़ाकर रिकॉर्डेड वीडियोस दे दो, अब 10 में से 3-4 ऐसे होंगे जो सिंसियर हैं, वो पूरा देख लेंगे, बाकी हैं वो बीच में गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर सक्षम, आप मुझे बताइए कि जब एनएसआईटी में आप पढ़ रहे थे, तो चलो सीपीटी तो दे दिया और आपने कहा कि क्लियर भी मैंने कर लिया, उसके बाद इंटरमीडिएट और अपनी एनएसआईटी की पढ़ाई ये कैसे मैनेज करी है आपने? तो इंटर वाला बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब जैसे सीपीटी वाले पे तो मैं खुद भी कोई ऐसे बहुत इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कंपैरेटिवली मैनेजेबल एग्जाम था। इंटर वाले से तो मैं खुद भी ऑनेस्टली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और मतलब ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा वो है बेसिकली। तो दिसंबर 2010 में सीपीटी था, फिर उसके बाद नवंबर 11 में इफेक्टिवली मेरा फर्स्ट वो इंटर था। तो बेसिकली एनएसआईटी में आपके एंड सेम होते हैं और मिड सेम होते हैं बेसिकली। तो एक मिड सेम के बाद बेसिकली दिस वाज माय थर्ड सेमेस्टर। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर अगस्त से दिसंबर हो गया, फिर जनवरी से जो भी वो, तो ये थर्ड सेमेस्टर में बैठ रहा था मेरा। थर्ड सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर देने के बाद मेरे नवंबर से 1.5-2 महीने पहले मैं घर आया, और उसके बाद में अपने एग्जाम तक कॉलेज गया ही नहीं। ना मैं गया कॉलेज, ना मेरे पापा गए ऑफिस। हम दोनों ने 1.5-2 महीने ठान लिया कि ये भाई अब ये 2 महीने हमारे पास हैं, एग्जाम में 2 मंथ्स का टाइम है, बिल्कुल स्क्रैच से पूरा का पूरा इंटर करना है। एक्चुअली फाउंडेशन मतलब सीपीटी तो उस टाइम बिल्कुल वो ऑब्जेक्टिव टाइप था। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे तो तुम्हें लिखकर भी आना है, अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनानी है, ये वो, लेकिन वो बिल्कुल पापा ने ऐसे घोट के पिलाया। मतलब इसमें मतलब मेरे इंटर जर्नी में तो मेरे फादर का मतलब जितना उन्होंने करा वो इमेजिनेबल भी नहीं है। सुबह 4 बजे हम लोग सोते थे, सुबह 4 बजे रात तक पढ़ के सुबह 4 बजे सोते थे। मैं 10-11 बजे उठता था, तो मेरे फादर ऑलरेडी 2-3 घंटे से वो पढ़ रहे होते थे जो मुझे वो आज पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने 89 में क्लियर करा था। उनको खुद को करे हुए 20-25 साल हुए हुए थे। तो उन्होंने और उनके लिए भी अब सब्जेक्ट सारे चेंज हो गए, ये वो रोज सुबह उसके 2-3 घंटे पढ़ के फिर मेरे को पूरे दिन में वो चीजें पढ़ाते थे। तो उनका भी मतलब उन्हीं की बदौलत ये रहा जी योगेश की 2 महीने के टाइम में मैं पूरा का पूरा इंटर एंड दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से 419 मार्क्स आउट ऑफ 700 के साथ आई कुड मेक इट। काफी अच्छा रहा। 7 पेपर होते थे आईटीएसएम वाला, 7 पेपर होते थे उस टाइम। तो मैंने दिया था मे 12, 4 और 3 सेम ही बात है। तो उसमें मेरे आए थे करीब 465 समथिंग लाइक दैट, 67% टाइप। और मेरे टाइम ऐसा था कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, पर मेरे मामा जी सीए हैं और वो आरएसएम के पार्टनर भी हैं। तो उनसे मैंने काफी चीजें फोन पर सीखी कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ऐसे ही क्यों होते हैं, अलग क्यों नहीं हो सकते, आईएफआरएस क्यों नहीं हो सकता, गैप्स क्या होते हैं। मैंने काफी चीजें पढ़ी, तो अकाउंटेंसी मेरा वहां से क्लियर हुआ। और कुछ मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस थोड़े बहुत उस टाइम मिल गए थे, जो लीग लेक्चर्स थे 1-2 सब्जेक्ट के,
और 2 सब्जेक्ट की मैंने अपने आसपास क्लासेस ली थी, तो ऐसे मेरी जर्नी रही थी इंटरमीडिएट की, और तब जाकर मैंने सही है। 465 स्कोर करा। और नहीं आप नहीं यहाँ सही पर है बैठे हैं जो 2 महीने में कह रहे हैं कि मैंने तो यार घर बैठा पापा ने पढ़ाया और नहीं मेरे तो 419 आ गए यार। ये लोग समझ नहीं नहीं पाएंगे। नहीं वो मतलब हाँ नहीं नहीं वो पापा पापा ने बहुत ही लगकर पढ़ाई करी थी उस टाइम पे। बाकी एक और चीज मैं जनरली आपके स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहना चाहूंगा, जो इन जनरल सबको अप्लाई करनी चाहिए, जिस भी इंटर में हो आप, फाइनल में हो, जिस भी लेवल पर आप हो, हमने भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी एंड ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग सबका मन होता है कि हम दोनों ग्रुप्स देंगे, दोनों ग्रुप एक साथ देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, ये वो ग्रेट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप अपने कोई भी स्टूडेंट अपने लिए तो सिंसियर होता ही है, तो उसका बिल्कुल मन होगा दोनों ग्रुप्स देने का, देना भी चाहिए। बट स्टिल मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को हमेशा फर्स्ट ग्रुप पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं, शायद वो लोग ना दोनों में 50-50% फोकस कर देते हैं। 8 एग्जाम है आपके फाइनल में, मैं 8 अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं 8 अच्छे से पढ़ रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ योगेश आपको, हमारे पास एक स्टूडेंट अभी था, वो काफी सिंसियर स्टूडेंट हमारे पास एक था, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ फाइनल का, उसके फर्स्ट ग्रुप में आए 187, सेकंड ग्रुप में भी आए 187। अब आप बताइए, इतना सिंसियर बच्चा कि भाई 187 फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर लाना कोई आसान काम है नहीं, उसके लेकिन अब बेचारा अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन इसकी जगह पे अगर वो स्टूडेंट ये ध्यान रखे कि यार भैया ने बोला कि यार 60% फोकस ग्रुप 1 पर कर ले, 40% फोकस ग्रुप 2 पर कर ले, तो एटलीस्ट तुम्हारा कुछ ना कुछ तो आएगा। और योगेश अगर आपके फर्स्ट ग्रुप में 230-240 आते हैं, तो ग्रुप 2 तक बंदा खुद इतना मोटिवेट हो जाता है, 40-45 लाके निकाल ही लेता और है। मेरा तो ये मानना है कि अगर 8 में से 4 पेपर निकल गए तो अपना आईसीआई बोलता है कि आपको लाइफ टाइम में दोबारा नहीं देना पड़ेगा वो पेपर, आपका बिल्कुल पूरा बिल्कुल ग्रुप हो बिल्कुल। गया। तो मैंने भी हाँ यही हाँ स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपनाई थी बिल्कुल। अपने फाइनल में कि एक ग्रुप दिया अच्छा, कि भाई ये निकल जाए, उसके बाद चाहे सीए का ग्रुप 2 निकले कि नहीं निकले अपना बाद में देख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूँ बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जर्नी पे, एनएसआईटी में आप हो, अब जी सेकेंड ईयर में आप आ चुके हो, इंटरमीडिएट क्लियर जी कर चुके हो, नाउ जी। व्हाट नेक्स्ट? हाँ तो इंटर के बाद फिर वो ओपी वगैरह करनी होती थी, अपने टाइम में वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आईटीटी करनी होती थी, तो वो कर ली थी एक बार किसी छुट्टियों में। आई थिंक वो मैंने एग्जाम के बाद ही कर ली थी, क्योंकि हमारा ना दिसंबर में शायद छुट्टियां होती है एनएसआईटी में, क्योंकि वो सेमेस्टर वाइंड अप हो जाता है, कुछ ऐसा ऐसा वो होता है। उसके बाद दिसंबर में मैंने वो आईटीटी और ओपी वगैरह कुछ कर ली थी। फिर उसके बाद तो अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा था। फिर फरवरी में रिजल्ट आया था, तो तब पास हो गया था। उसके बाद फिर मैं काफी टाइम शांत बैठा रहा, मतलब उसके बाद तो कुछ ज्यादा करा नहीं। तो बेसिकली इंटर का फरवरी के अंदर रिजल्ट आया, वो पास हो गया, सब लोग खुश खुश खुश। एंड फिर उसके बाद अपनी एनएसआईटी वाली जर्नी नॉर्मली चली। मैं एनएसआईटी के अंदर भी काफी एक्टिव था, हॉस्टल का जो वो एक थोड़ी सी मैनेजिंग कमेटी टाइप होती है, उसके अंदर भी था। फिर प्लेसमेंट कमेटी वगैरह के अंदर भी था, तो वो सब भी अच्छे से करा। फिर उसके बाद हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं, तो एक अच्छा जॉब ऑफर भी मेरे पास था। बट तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसाइडेड था कि नहीं यार, सीए वाली चीज को ही बढ़ाते हैं हम लोग आगे। तो मैंने फिर कुछ जॉब वगैरह नहीं ज्वाइन करा था। मार्च अप्रैल 2014 तक आई वाज डन विद माय कॉलेज। देन उसके बाद आई केम बैक होम एंड उसके बाद फिर अपनी फाइनल्स के लिए पढ़ रहा था। राइट, तो फाइनल की कैसे रही प्रिपरेशन, और फर्स्ट अटेम्प्ट था दोनों ग्रुप या कैसे था? हाँ तो मेरा कुछ हद तक आपके स्टाइल से ही रहा शायद ओवरऑल। क्योंकि देखिए क्या हुआ, बेसिकली इंटर के टाइम तक मेरे फादर पूरे अच्छे से वो साथ में थे। अब फाइनल तक आते आते फिर उन्होंने कहा यार सक्षम, अब तो कर ले खुद से। प्लस वो खुद अपना थोड़ा और चीजों के अंदर एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप प्रॉब्ली एडिट कर लेना या फिर जैसे हाँ हाँ मैं चलेगा। एटलीस्ट आपको बता दूं। तो क्या हुआ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि नवंबर 11 में मैंने दिया। अब इस टाइम तक ना तो पापा का खुद का भी एक सीए सर्कल वगैरह है, वो खुद पोद्दार छात्र निवास कैलकाटा में एक बहुत फेमस सीए हॉस्टल है, वहां से थे। तो वहां पे उनका भी एक फ्रेंड ग्रुप वगैरह है। तो सबने पूछा यार सुरेश तू सक्षम को इंजीनियरिंग के साथ सीए करा रहा है, ये क्या फंडा है? जो भी फिर उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो तब पापा को ना 3-4 पेरेंट्स ने अप्रोच किया कि यार सुरेश जी आप पढ़ाओ इनको।
आप इनको पढ़ाओ। जब आप इंजीनियर को 2-1 महीने में ही इंटर करवा सकते हो, तो आप मेरे बच्चों को भी आप पढ़ाओ। तो वहां से एक्चुअली स्ट्रेट शॉट सीए स्टार्ट हुआ। मतलब उससे पहले कुछ पढ़ाने का नहीं था। मतलब पापा अपनी प्रैक्टिस में थे, लाजपत नगर में हमारी प्रैक्टिस थी, तो प्रैक्टिस में ही पापा इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आया और ये 3-4 लोग आए और लोगों ने ट्रस्ट वगैरह दिखाया, तो पापा ने अपने ऑफिस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाना भी स्टार्ट किया। पहले घर पर ही पढ़ाते थे हम 3-4 बच्चों को। तो फर्स्ट बैच में 3 लोग थे, तीनों लोग फर्स्ट बैच में 3 लोग थे योगेश, तीनों लोग बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए थे इंटर। मतलब तो उस तरीके से फिर रिस्पॉन्स अच्छा रहा। फिर अगली बारी 10 लोग आए, 15 लोग आए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो बाय द टाइम आई गॉट आउट ऑफ कॉलेज एंड इनटू माय सीए फाइनल स्टडीज, तो तब तक पापा अपना टीचिंग में और उसके नोट्स बनाने में और इन सब में ही वाज वर्किंग। तो ही मतलब उन्हें वहां पे अपना समय देना था, तो इसलिए सीए फाइनल में थोड़ा समय वो मुझे नहीं दे पाए थे। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने, तो उस टाइम पे मैंने खुद से देख के, बाकी बीच बीच में पापा की हेल्प से, बीच बीच में मम्मी की हेल्प से, बुक्स की हेल्प से, इन सब की हेल्प से फिर मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह बट स्टार्ट आपने करी। कोचिंग नहीं ली? कोचिंग मैंने नहीं ली, क्योंकि कोचिंग में यही सुनने में आता था, उस टाइम तो उतना प्री रिकॉर्डेड का भी फंडा था नहीं, बट कोचिंग में यही सुनने में आता था कि 3-3 महीने, 4-4 महीने एक एक सब्जेक्ट में जाते हैं। तो करेक्ट। वैसा टाइम तो योगेश नहीं मैं था। नहीं देने को तैयार था। कोई मतलब भी क्योंकि अब आप सोचो ना, इन माय शूज अगर मैंने 2 मंथ्स मेरे को लग रहा है इंटर हो रहा है, राइट, तो मैं 3 महीने एक सब्जेक्ट को मैं कहाँ से दूं, तो कैसे देंगे? मैं और वो नहीं अगर कर अगर पाया। आपको नहीं पता तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि अगस्त में मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी और सितंबर जी। अक्टूबर में मैंने 2 महीने यानी 15-15 दिन पढ़ के अपना सीए फाइनल का अच्छा। ग्रुप 2 क्लियर किया था। ओ अच्छा। तो ये मैं सही हर है। डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो पॉसिबल तो हर चीज़ है। हाँ आप कितने ब्रिलियंट हो, हाँ, डेडिकेटेड हो, कितना समय दे सकते हो, वो आपको होना चाहिए। बिल्कुल तो सक्षम, आपने कैसे बिल्कुल किया? बिल्कुल। दोनों ग्रुप दिए, एक ग्रुप दिया, कैसे क्लियर किया? हाँ, तो मैंने नवंबर 15 में फर्स्ट ग्रुप दिया दिया था। तो हम्म। फर्स्ट ग्रुप मेरा एसएफएम एफआर दोनों में एग्जामिशन थी, हम्म। उनके साथ हुआ। फिर उसके बाद मैंने मई 16 में सेकंड ग्रुप किया था। हम्म। उसमें भी आईडीटी में तो थी ही, आईडीटी और कॉस्टिंग, हम्म। के अंदर एग्जामिशंस थी। हम्म। एंड वैसे फिर मेरा हुआ नवंबर 15 एंड मई 16 में। आपका शायद नवंबर 16 था सेकंड ग्रुप। राइट, राइट, नवंबर 16 था, हाँ क्योंकि वो 3 साल मुझे उस टाइम लग गया था और हाँ बीकॉम जी हाँ करने जी के हाँ बाद जी हाँ मैंने जी अपनी आर्टिकलशिप जी शुरू करी थी, तो उससे मेरे को जी डिले जी हो गया जी। था, वरना मैं भी हाँ जल्दी हाँ कर हाँ, लेता। सेम ही तो बात है, हाँ उसके बाद जी। क्या आप पूरा टीचिंग में आ गए, और या फिर कुछ साइड में और भी कर? एंटायरली, इनफैक्ट पहले से ही मैं टीचिंग करने लग गया था। हम्म। तो वाइल स्टिल इन कॉलेज, मतलब जैसे 2013-14 वगैरह के टाइम भी पापा हम्म। के पास स्टूडेंट्स थे इंटर के। तो हम्म। इंटर में भी वो आपका आईटी वगैरह होता था, आईटी वगैरह, फ्लो चार्ट तो वो तो वगैरह। आपको सब कुछ अच्छे से आता ही है, उससे ज्यादा ही आता तो है, आप मैं तो वो कोडिंग भी सब कर सकते हैं। तो, तो वो सब करवा रहा था मैं। हम्म। फाउंडेशन वाले बच्चों को मैथ्स करवा रहा था। तो ये सब तो मैं करवा ही रहा था अदरवाइज ऑल्सो। एंड उसके बाद मैं 2014 में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एक्चुअली ना एक और चीज है योगेश, कि अगर आपके साथ कोई लोग हो जिन्हें आपको कराना है या आपको जिनके साथ करना है, तो हम्म। कहीं ना थोड़ा सा एक वो हो जाता है। एक्चुअली मेरे, देखिए मैं ऑनेस्टली सीए स्टूडेंट्स के साथ मेरा कभी कोई इंटरेक्शन था ही नहीं। मेरा पूरा इंजीनियरिंग करेक्ट। साइंस का ही फ्रेंड ग्रुप था, तो कोई था ही नहीं। तो अगर कोई साथ में, अब अगर मतलब मेरे पास आई थिंक 2014 या 2015 में भी 1 या 2 सीए फाइनल स्टूडेंट्स आए थे हमारे पास, कि आप प्लीज कराइए कराइए। तो उनके साथ भी मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि यार मेरे को ना एक सॉर्ट ऑफ डेडलाइन मिली, कि यार मेरे को ये पढ़ के पढ़ाना है, पढ़कर पढ़ाना है। ऑल्सो किसी को पढ़ाने के चक्कर में, आई एम श्योर यू ऑल्सो कैन रिलेट टू इट, आप और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ते हो। आप करेक्ट। खुद के लिए उतना पढ़ते नहीं, लेकिन जब आपको पता है सामने वाला पूछेगा या सामने वाले को मेरे को बताना है, तो आप प्रॉब्ली और ज्यादा ज्यादा इन डेप्थ पढ़ते हो। तो राइट। स्टार्टिंग से ही मैं बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट पेपर से पहले से ही मैं टीचिंग में था। एंड पेपर्स देने के बाद से आई हैव एंटायरली ओनली गिवन ऑल माय टाइम टू स्ट्रेट शॉट सीए। इसके सिवा कुछ और कमर्शियल वेंचर वगैरह कुछ भी नहीं मैंने राइट, तो फुल टाइम सुबह से एक्सप्लोर। लेकर शाम तक आपका टीचिंग चलता है, पढ़ाई चलती है, पढ़ाते रहते हो? बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। सो बिल्कुल बिल्कुल। दैट वाज अ वेरी नाइस स्टोरी, एंड आई विश बहुत सारे इंजीनियर जो हैं इससे मोटिवेट होंगे। और मैं एक ना, इस मंच में कभी बोलता नहीं जी मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना, सीए स्टूडेंट बहुत नाजुक होते हैं, भड़क जाते हैं थोड़ा, और वो चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बट मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने आईआईटी, एआई ट्रिपल ई, या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वो इंटेलिजेंट तो हैं। सीए क्यों नहीं कर रहे हैं, एमबीए क्यों कर रहे हैं, उसके सिर्फ 2 रीजन है। एमबीए और सीए में एक तो अकाउंटेंसी का डिफरेंस है, कि यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है, और शायद वो बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट होता है।
और दूसरी चीज ये है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप ये इतनी लंबी दे रखी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 साल में अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर उसको हटा दे आईसीआई या कह दे कि आप 1 ईयर मैंडेटरी करो और फाइनल दे सकते हो, बाकी आप पोस्ट क्वालिफिकेशन अपना कंप्लीट कर सकते हो, आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स की ग्रोथ यहाँ पे 10 गुना हो जाएगी और बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब आपकी बात योगेश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे हमने ये देखा है कि जैसे हमारे पास सारे लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो हमने ये देखा है कि ना जैसे फाउंडेशन तक, इंटर तक तो ना उनको स्कूल वाले थोड़ा सा रहता है फ्लो, राइट। लेकिन फाइनल में आने से पहले जो ये 2.5-3 साल जो ऑफिस जाते हैं ना, उससे ना आपका काफी चेंज हो जाता है माइंड सेट, और आप ना पढ़ाई की इंपॉर्टेंस आपको नहीं याद रहती कि यार, और आपको ना शांति से पढ़ के टेबल चेयर पे पढ़ के पेन पेपर से लिखने की आदत आपकी जो छूट जाती है ना, वो आई थिंक ये फाइनल स्टूडेंट्स को बहुत डिरेल कर देता है। मतलब बाकी आर्टिकलशिप के अलग फायदे हैं, बिल्कुल अलग ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप हाँ। जो बीच में पहले बोल रहे हो कि आप 3 साल अपनी इन्वेस्ट करो, 2.5-3 साल, और फिर एग्जाम देना, ये पीरियड बहुत लंबा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप इसको बाद में कर सकते हो, थोड़ा ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। ट्रू, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उससे काफी गैप आ जाता है नेचुरली। होता है, आप आईसीआई कहते हैं कि पढ़ाई का फ्लो भी आईसीआई क्या कह रहा है, आईसीआई कह रहा है कि भाई जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, वो कहता है भाई तू अब थोड़ा इंटेलिजेंस को अपना कम कर, पहले तू यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी कर और उसके बाद तू पढ़ के दिखा जो सीए फाइनल है, तब मानेंगे यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या मतलब हुआ यार? मैं होशियार हूं, मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ। मैं ग्रेजुएशन बताऊं आपको, एसआरसीसी का नाम आपने सुना होगा। सो आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एसआरसीसी। आप ये, मैं बता रहा हूँ कि मेरे 100% रिजल्ट है वहां पे, ऑलमोस्ट 100% है कि इक्का दुक्का ही होगा जो शायद सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करता होगा, बाकी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं। और अगर आईसीआई बोल देना कि आप फाइनल दे सकते हो, तो ग्रेजुएशन से पहले वो सीए बनकर निकलेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें से 90% सीए बनकर निकलेंगे। बट आपने आर्टिकलशिप डाली है, समय को आपने लंबा कर दिया। सक्षम, हम जो है आपकी फाइनल वर्डिंग लेने वाले हैं। आप स्टूडेंट को फाइनली क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वर्क कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की और सीए करना चाहते हैं, उन दोनों को आपकी क्या गाइडेंस होगी? ओके, तो अगर इन जनरल मैं सीए स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स थ्रू फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। जो चीज जो लोग अच्छे से पास करते हैं उनमें, और जो थोड़ा सा जिन्हें समय लगता है उनमें जो फर्क समझ में आता है, दैट इज डेडिकेशन। प्लीज कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को ये ना सोचे कि मैं किसी से कम हूं या मेरे में इंटेलिजेंस कम है या ऐसा कुछ। प्लीज, वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब हमसे मेरे स्टूडेंट्स आज भी पूछते हैं, भैया ऐसे कैसे है आप, और दीदी तो इतने ज्यादा स्मार्ट हो, हम तो मैं ये कहता हूँ यार, कुछ स्मार्टनेस नहीं है, इट इज जस्ट द डेडिकेशन दैट यू हैव एज ए स्टूडेंट। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए पढ़ाई की, मेरे करियर की कितनी वैल्यू है, तो उस केस में आप खुद भी सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा के अपने पढ़ाई में लग जाएंगे। तो मैं सीए स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं कि यार अपनी डेडिकेशन पे वर्क करिए। प्लीज आप अपनी डेडिकेशन पे वर्क करिए। मैं बहुत ही सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। आप एक शीट लीजिए, एक शीट मतलब ये सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। 24 आवर्स की शीट लीजिए, जो कि 24 आवर्स या हाफ आवर्स में डिवाइडेड हो स्लॉट्स में। मान लीजिए उस पे आधे घंटे के 48 स्लॉट्स हो, ठीक है, सब पे टाइम लिखा हुआ हो। आप एज ए स्टूडेंट एक हफ्ते उस शीट को सिंसियरली पढ़िए। ये वाली चीज ना विद्या मंदिर क्लासेस के थ्रू मैंने देखी थी। 11th-12th में मैं वीएमसी में था। अच्छा, वहां पे इन लोगों ने एक बड़ी सी टाइम शीट प्रोवाइड करते थे। तभी एनएसआईटी में आपका हो गया। जी बिल्कुल। तो बेसिकली उसमें ना वो टाइम शीट देते थे वो लोग। तो मैं आपको उतना स्ट्रिक्ट भी कुछ नहीं कह रहा, मतलब मैं बस कह रहा हूं आप वो शीट एक हफ्ते तक भरो, एक हफ्ते तक उसे ऑनेस्टी के साथ भरो। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपने पेरेंट्स को, टीचर को, किसी को मत दिखाओ। तुम खुद देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। मैं यहाँ पे बच्चों से पूछता हूँ कि यार तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं, भैया खाने और सोने के सिवा तो और कुछ हमें काम ही नहीं है, बाकी तो सारे टाइम हम पढ़ते हैं।
लेकिन मैं खुद देख रहा होता हूँ उनको कितना फोन पे देख रहे रहे होते हैं, कितना खाना ऑर्डर करने में, फिर सब बैठकर एक साथ खा रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं बता भाई तेरे को क्या चीज खानी है, फिर सबका खाना एक साथ आ रहा है, फिर सब मिलके एक साथ खा रहे हैं। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम, जो हमें रियलाइज नहीं होता मैं योगेश। बोलना तो चाहता हूँ यहाँ आपके पे, और आप। जब हाँ जी। आपका विजन होती है क्लियर करने की और टाइम नहीं होता है, इतना प्रेशर होता है कि जो मिल रहा है खा लो, टाइम नहीं है सोचने का, पढ़ाई करनी, एक एक मिनट कीमती है उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या होगा कि तो ये वो सक्षम जो बता रहे हैं, संक्षेप में बस यही कहना चाहता हूँ कि एक आप जो पेज ले रहे हैं उसमें जो किया है उसको लिख दो, ये आप कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, तुमने अपना टाइम कहाँ लगाया तुम वो लिखो, हम्म। ऑनेस्टली लिखो। मैं सोया तो मैं सोया, मैं पढ़ा तो मैं पढ़ा, मैंने टीवी देखा तो मैंने देखा, मैंने फोन पे टाइम वेस्ट किया तो किया। हम्म। लेकिन ये मत लिखो मैं लगातार 4 घंटे पढ़ा, नहीं पढ़े बेटा तुम लगातार चार हम्म। चार घंटे, वो उसमें से कम 1 घंटा तो वहां तुम फोन पे टिक 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 कर कर हम्म। रहे होगे। तो अपना अपना टाइम रियलाइज करिए कहाँ निकल रहा है। बाकी ये है कि गाइडेंस से अगर आपका समय बचता है, मतलब आप आपके लिए अच्छी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छी गाइडेंस नहीं सीख कर रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको टाइम लगता जाएगा, लगता लगता जाएगा। तो ऐसे में अब ये बेसिकली मेरे सेल्फ इंटरेस्ट में है, आपकी मर्जी आप रखें, नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। बताइए बताइए। जी। तो मैं हमारे बारे में थोड़ा सा बताऊं, सो दिस इज स्ट्रेट शॉर्ट सीए। दिस इज अ फैमिली रन सेटअप। इसमें मेरे फादर जो 6th and 8th रैंक होल्डर है, मैं और मेरी यंगर सिस्टर, माय यंगर सिस्टर इज संचिता। उसने 2013 में उसका 12th खत्म हुआ, और 17 में उसका सीए खत्म हो गया, बिल्कुल एवरीथिंग इन स्ट्रेट अटेम्प्ट्स। उसके फाइनल में 518 नंबर आए थे, वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छा। तो बेसिकली हम ही लोग पढ़ाते हैं, और हमारा यहाँ पर ये एक रेजिडेंशियल कैंपस है गुड़गांव में, सुशांत लोक 1 में। यहाँ पे अराउंड 100 स्टूडेंट्स का हमारा खुद का हॉस्टल है। ये हमारी एक 418 गज की एक बिल्डिंग है। इसमें बेसमेंट के अंदर हम लोग क्लासेस, सेल्फ स्टडी रूम एटसेट्रा ये सब प्रोवाइड करते हैं। पूरी बहुत अच्छी मेस है, एंड हम लोग खुद भी यहीं पे स्टे करते हैं, एंड बाकी पूरी बिल्डिंग में स्टूडेंट्स रहते हैं। तो एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे सीए स्टूडेंट्स को लगता है ना यार कॉलेज लाइफ नहीं देखी और ये और वो, यहाँ पर बच्चे आकर तो दैट इज इफेक्टिवली लाइक अ वर्टिकल कॉलेज। मतलब एक बिल्डिंग में पूरा का पूरा कॉलेज, आपकी मेस, आपका ये, आपका वो। तो काफी डिफरेंट टाइप का सेटअप है। तो इसके थ्रू हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि तुम अपने गोल की तरफ हो। मतलब हमारे पास स्टूडेंट्स एक दो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं नहीं आते, हमारे पास स्टूडेंट्स पूरा ग्रुप या पूरा लेवल पढ़ने के हिसाब से ही आते हैं, एंड वी लिटरली अडॉप्ट देम टिल दे पास। मतलब एग्जाम के टाइम हम सुबह 3-4 बजे तक उनके साथ बैठे रहते हैं, उनके डाउट्स क्लियर कराते टाइम। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स के टाइम पे टेम्पो ट्रैवलर बुक कराते हैं, और हम बच्चों के साथ एग्जाम सेंटर तक जाते हैं, एग्जाम हॉल के बाहर उनको बेस्ट ऑफ लक चॉकलेट देकर आते हैं कि भाई तुम घबराओ मत। तो काफी डिफरेंट टाइप का सा योगेश हमारा सेटअप है। इनफैक्ट मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा। मैंने देखा शायद आप दिल्ली वगैरह में कहीं राइट। पर रहते हैं, राइट। तो आपका भी कभी भी गुड़गांव साइड आना हो तो प्लीज आप कभी आइए। जैसे वैसे ही जनरली एक बार थोड़ा सा साथ में देखेंगे कि क्या कैसा 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 सेटअप है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं गुड़गांव में जॉब भी कर रहा हूँ अभी। मैंने रिसेंटली अच्छा। ज्वाइन करी है लास्ट ईयर। तो मेरा ओह। साइबर सिटी में ऑफिस भी अच्छा। है, तो आई थिंक उसके पास ही अरे, सुशांत लॉग है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुशांत लोग हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास है। हाँ जी। राइट। और यहाँ पर आप जो रेजिडेंशियल कैंपस दे रहे हैं वो उनके लिए जो गुड़गांव के बाहर के लोग आ रहे हैं, जो गुड़गांव में है वो डेली भी आ सकते हैं। वो लोग डेली भी आ सकते हैं, हम्म। ऑब्वियसली वो तो सभी लोग डेली हम्म। भी आ सकते हैं। जैसे साउथ दिल्ली वगैरह से काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास डेली आते हैं। मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है, तो हम्म। मेट्रो से ये साकेत वगैरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। हाफ एन आवर है मेट्रो से। बाकी पार्किंग वगैरह सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लोग लोग अपनी कार वगैरह लेकर आते हैं, तो तो मैं वो अभी सब यहाँ भी है। ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सक्षम सर के इंस्टीट्यूट में वहां पे जाऊं और उसका एक वीलॉग यहाँ पर शेयर करूं, तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट आएंगे तो मैं वहां पर जाऊंगा। यार वीलॉग में हम पूरा दिखाएंगे कैंपस जो है कैसा है, और बिल्कुल लोगों तक वो पहुंच सकती है बात। तो थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। सक्षम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और लास्ट एक थैंक चीज यू सो हमारी जो मच रह गई योगेश। थी, एक चीज हमारी रह गई थी, इंजीनियर को अगर करना है सीए तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तो तो एज एन इंजीनियर इफ यू वांट टू परस्यू सीए,
तो बिल्कुल देखिए, इट टेक्स सम टाइम। मैं जैसे कि योगेश ने भी बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि भाई आपको बीच बीच में आर्टिकलशिप वगैरह को समय देना देना होगा। बाकी ना जो एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी लेकिन होता है, डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में योगेश टेक्निकलिटीज मुझे अच्छे से नहीं पता, तो वो प्रॉब्ली आप एक्सप्लेन कर दीजिए। चैनल के लेकिन वीडियो हाँ सेक्शन जी। में आ रही है, चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू योगेश आई थिंक आपका आर्टिकलशिप का टाइम थोड़ा बच जाता है, मतलब आप थोड़ा पैरेलली एग्जाम्स कर सकते हैं ना, राइट ऐसा होता राइट, है आप शायद। 3 साल अपनी ग्रेट आर्टिकलशिप अपने इंजीनियरिंग के बाद शुरू कर सकते हैं, अगर आपके जी 60% मार्क्स आए हैं एवरेज सभी का मिला के, और उसके साथ जी। आप पेपर दे सकते हैं 1 साल के बाद, 9 मंथ्स के अच्छा, बाद। मतलब आर्टिकलशिप आप इमीडिएटली स्टार्ट कर लेंगे, राइट मतलब ग्रेजुएशन के बाद, और फिर उसके साथ आप पैरेलली पेपर्स के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते राइट, हैं। 9 मंथ्स के बाद आप उसमें एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो अगर ऐसा सा आप कुछ रूट लेते हैं, जैसा कि योगेश ने वो चीज बताई, प्लस उनकी आप वीडियो के थ्रू डायरेक्ट एंट्री के बारे में और जान जान सकते हैं, तो उसके थ्रू ना आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम बच जाएगा। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सीए में घुसने से पहले आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि क्या मैं दिन के 10, 12, 15 घंटे कंसिस्टेंटली फोकस के साथ देने को तैयार हूं। ऑनेस्टली देखिए, अगर आपकी इंजीनियरिंग भी हुई है, यू आर मैच्योर इनफ, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है जो बोलेंगे हाँ 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 हाँ। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं सिंसियरली टाइम दे सकता हूं। अगर आपका आंसर जेन्युइनली हाँ है तो बिल्कुल करिए। हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन जब हमें देख के ये समझ आता है कि यार इस बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है उतना टाइम दे पाना, या जॉब के साथ करना है उतना टाइम नहीं दे पाना, तो हम खुद उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि सीए उठाना शायद अभी आपके लिए उतना लॉजिकल डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोल के मत छोड़ो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, आप ये सोच के करो कि मैं कर लूंगा, बट टाइम देना पड़ेगा दोस्त, टाइम देके आप करेंगे हो जाएगा। अकाउंट्स वगैरह से अगर आप डरते हैं तो अकाउंट से डरने की बात नहीं है भाई, अकाउंट से डरने की बात नहीं है। अकाउंट्स को आप लॉजिकली करो, लॉजिकली सोचो। मैं ना एक योगेश एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता हूं, आप कहीं और प्रोबेबली इसको पुट इन कर सकते हैं, बट एज इंटर स्टूडेंट्स आई एम श्योर आप लोगों को भी ध्यान होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना एक हुआ होता था AS3 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज है कि भाई ओपनिंग में इतना कैश था, कैश कहां कहां गया, कहां कहां से आया, क्लोजिंग में कितना कैश है, इसी चीज का हिसाब है, उसी का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प होगा, आपने उसको महीने की स्टार्टिंग में मान लीजिए 5,000 रुपीज दिए कि भाई तू ना छोटा मोटा राशन, सब्जी, फल वगैरह, दूध वगैरह ये लेकर आ जाइयो और मेरे को हिसाब वगैरह देता रहियो, जब पैसे खत्म हो जाएंगे मैं तेरे को और पैसे दूंगी। ये भी तो योगेश कैश फ्लो स्टेटमेंट हुई। एब्सोल्युटली। आपको महीने के आखिर में वो इतना एग्जैक्ट हिसाब देंगे और उसमें आप उनका हाथ नहीं पकड़ सकते कि नहीं नहीं बेटा तू यहाँ पे गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक्चुअल पैसे हैं। उसके लिए तुम अगर उसके ऊपर 100 रुपए की भी उंगली उठाते हो तो बेचारे के वो एक दिन की कमाई है। लेकिन हम और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता प्लस करना है कि माइनस करना है, क्योंकि हम उसे पढ़ाई सवाल के रूप में देख रहे हैं। वो इंसान उसको अपनी लाइवलीहुड, अपने वो पैसे के रूप में देख रहा है। यहाँ पे हम लोग सवाल करते हुए बच्चे ने गलती कर दी, मैंने बोल दिया तो कहते हैं ओ हाँ सॉरी सॉरी मैंने गलती से एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। कैसे लगा सकते हो 0 एक्स्ट्रा? एक 0 की वैल्यू नहीं पता तुम्हें? 10,000 से 1 लाख और 1 लाख से 10 लाख हो जाते हैं। अब हम और तुम उसको पढ़ाई समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, पेपर पेन समझते हैं, इसलिए हम गलती करते हैं। वरना सिली मिस्टेक करना कितना गलत काम है योगेश, आप और हम समझ सकते हैं जिन्होंने देखी हुई है लाइफ। यही चीज यहाँ आई बटन पे क्लिक कर कर मैंने एक वीडियो डाला है कि कंपनी लॉ के प्रोविजंस को कैसे याद रखें, और वहां यही बताया कि अगर आपकी खुद की कंपनी होगी और पेनल्टी लगेगी तो आप यही सोचेंगे कि भाई मुझे सब कुछ कंप्लाई करना है। वही एग्जैक्टली। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते टाइम बच्चे कहते भैया कितना सारा टैक्स है, कितना सारा टैक्स है। भाई साहब जब आप खुद उसमें फंसेंगे एग्जाम्शन, तो आप खुद ढूंढेंगे यार मेरे को कौन सी एग्जाम्शन मेरे ऊपर अप्लाई होती है बताओ। लेकिन पढ़ते टाइम हमारा मन नहीं करता। जैसे कि कॉस्टिंग पढ़ाते टाइम, कॉस्टिंग आपका जैसे ओल्ड कोर्स कॉस्टिंग, न्यू कोर्स कॉस्टिंग, मैं बच्चों को यही कहता हूं तुम ऐसे सोचो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारी दुकान है, फिर तुम्हें समझ आएगा कि यार कितना इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और वो सब।
लेकिन लोग इसे सवाल के, अच्छा सॉरी अच्छा ऐसे करना है, नहीं बेटा तुम विजुलाइज करो, विजुलाइज करने से तुम क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, तुम उसमें बिल्कुल कर लोगे। मैं यही कहता हूं कि यार अपनी दुकान समझ के बैठो, तो तुम्हें पानी की तरह साफ साफ हो जाएगा। और अब तो जो है शार्क टैंक इंडिया आ गया है, अगर आपने देखा हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसमें भी उन्हें जी समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है जो चीजें आप पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से बिल्कुल अगर आप बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल। तो बहुत आप अच्छा कर सकते हैं अपनी सीए करियर में। लास्ट यस सवाल मेरा ये रहेगा, आपने अभी कहा कि सीए में आपको 10-15 घंटे आप पढ़ सकते हो, तो आप मतलब जी इंजीनियर हो तो इसमें आओ, आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो तो। जी बट मुझे जी जहां तक जी पता है जी कि एनएसआईटी में एडमिशन के लिए भी 10-15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो लास्ट जी क्वेश्चन इज दिस कि इंजीनियरिंग में एडमिशन वर्सेस सीए बनना, एक अच्छे जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जो आपने मेहनत करी 11th-12th में, और सीए बनना, दोनों में जी से क्या डिफिकल्ट है, बराबर है, कम या ज्यादा, कैसे आप कहना चाहेंगे इस पे? हाँ जी, देखिए दोनों के अपने अपने अलग अलग फैक्टर्स हैं। हम्म, फ्रैंकली स्पीकिंग, सीए में डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, आई थिंक सीए के अंदर अगर आपको सीए करना है तो यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट। हम्म, अगर आप डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं लैक करते हैं तो शायद उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। हम्म, क्योंकि सीए ना ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम दिया हो गया नक्की हो गया। हम्म, सीए आपकी 4-5 साल की एक जर्नी है, हम्म, उसमें इतने सारे अलग अलग कदम है, फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है। आप ना भटकने के ना बहुत सारे योगेश स्कोप है। हम्म, कितने सारे आपने भी देखे होंगे होंगे स्टूडेंट्स इंटर तक स्कूल तक बहुत ही बढ़िया, बढ़िया थे। बट फाइनल में पता नहीं अटके हुए राइट। हैं। तो इट इज अ होल जर्नी जिसमें कि आप ये मत सोचो मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूं, स्मार्ट सब होते हैं यार, स्मार्टनेस का कुछ खेल नहीं होता। वो बस कोई कोई गिने चुने 0.1% लोग दुनिया में होंगे जो एक्स्ट्रा, जिनके पास 10 ग्राम एक्स्ट्रा ब्रेन है, वो सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। आप डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी रखिए तो आप बिल्कुल सीए कर सकते हैं, आप बिल्कुल सीए कर सकते हैं। तो सीए में और बाकी के ये जो आपके थोड़े एंट्रेंस ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं, इनमें जो एक फर्क जो मुझे लगता है वो ये है कि सीए में आपको डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए। बाकी जो आपका इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, इन सब में ना आपके एंट्री आपने कर ली तो आगे वाली जर्नी बड़ी आसान है। तो उसमें आपको एंट्री के टाइम बहुत मेहनत करनी है, बट उसके बाद आगे उतनी मेहनत नहीं करनी। बट वो मेहनत लेकिन आप, ज्यादा कहाँ पर है? एंट्री वाले में जो मेहनत करी वो ज्यादा थी, या सीए में जो आप कर रहे हो मैं उसमें ज्यादा थी? मैं इस वाले को थोड़ा घुमा घुमा के हम्म, कहना चाहूंगा। हम्म, मैं कोई आपको पिन पॉइंट आंसर नहीं नहीं, कर अब पाऊंगा अपना सारी अपना चीज। पर्सपेक्टिव दो जो कि जनरलाइज नहीं है। आपको क्या मुश्किल लगा एनएसआईटी में? मुझे पता है जाना बहुत मुश्किल होता है, एआई ट्रिपल ई में रैंक 1 लाना, भले ही किसी भी आप डिवीजन में लेकर आए हो, वो भी बहुत मुश्किल होता है। और सीए तो आपने 2-2 महीने में किया है, वो भी आपने बता दिया है यहाँ पे। तो अब आपका पर्सनल ओपिनियन मेरे को जानना ही है कि मुश्किल क्या था। अगर आप थोड़ा सोचें, याद करें उस जमाने को, टाइम को, 10 साल पहले को, जी जी जी। सोच के बताइए मुश्किल क्या था, मेहनत कहाँ ज्यादा लगी? मेहनत मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग एंट्रेंस में के टाइम ज्यादा मेहनत थी मेरे हिसाब से। मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस के टाइम पे काफी लंबी मेहनत थी वो, और काफी लगातार मेहनत थी वो, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के टाइम पर ज्यादा मेहनत थी। एब्सोल्युटली। और मैं अगर बताऊं अपना कि एसआरसीसी में जी एडमिशन होना था, तो आपका 12th पूरा रोज यही था कि आपका 2 बजे स्कूल पूरा होगा, तो आने के बाद 3 बजे के बाद फिर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग के पैसे नहीं थे बिल्कुल बिल्कुल। और ली नहीं थी। तो शाम के 7-8 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, बोलेगा यार कॉमर्स वाला इतना क्यों पढ़ रहा है, उसको क्या जरूरत है, वो तो 1 महीना पहले पढ़ के पास हो हाँ, सकता है। बट नहीं भैया, जब आपको 90s में परसेंटेज लाने होते हैं तो बहुत एफर्ट लगते हैं, और सीए में तो 50% पे काम बनता है। और इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए 50% पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंट है और डेडिकेटेड है। ये दो चीजें जी होनी जी। चाहिए, जो सक्षम ने बिल्कुल ठीक बताई। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन आपको सीए में चाहिए। मतलब आप सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट है हम्म, के बेसिस पे सीए में आप लाइट नहीं हम्म। ले सकते। आपको रिटन प्रैक्टिस की, टेस्ट की, सबकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आपको सीए के अंदर इंटरनल चाहिए। मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, यस यस एग्जैक्टली। मतलब वही कंसिस्टेंसी राइट। तभी तभी आएगी जब आएगी आप जब आप इंटरनल। इंटरनली मोटिवेटेड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 तो योगेश। थैंक यू सो मच सक्षम फॉर योर टाइम। मुझे तो लगता है हाँ इतना जी, बड़ा हमारा थैंक यू। जो वीडियो बना है इसको हमें 2 पार्ट्स में डालना पड़ेगा। और बहुत ही यस वैल्यूबल योगेश। गाइडेंस मिली है। अगर स्टूडेंट्स की थैंक यू डिमांड आती थैंक है यू तो हम लोग वहां भी जाएंगे, वीलॉग बनाएंगे उस कैंपस का, आपके कैंपस का, थैंक यू। और जी लोगों जी के साथ जी। शेयर करेंगे। थैंक यू सक्षम वंस थैंक यू अगेन। सो मच योगेश। बाय बाय।